पता है, ये शासकों को पता है कि ये कम्युनिस्टों का विकास का मतलब क्या है, कि ये तमाम अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो आज दो दौलत के जो पार लगे हैं एक तरफ, ये नहीं रहेंगे कम्युनिस्टों के अगर जो आज मोनोपोली है, एकाधिकार जो पैदा हो गया है, देश की तमाम सार्वजनिक संपदा को उनको दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट आएंगे, ये मोनोपोली खत्म कर, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करते हुए पूंजीपतियों की मोनोपोली को समाप्त किया जाए। सामने क्या चुनौतियां हैं और आगे आने वाले समय में किस दिशा में आप सारे बढ़ेंगे, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार देश का जो कम्युनिस्ट आंदोलन है वो किस तरह की भूमिका अदा करता रहा है, और शानदार इतिहास है वो हमारे आंदोलन, हमारी पार्टी का। तो मैं आमंत्रित करती हूँ साथी सुरेंद्र को कि वो बातचीत करके। साथियों, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से आजादी के आंदोलन में तमाम शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और बहुत ही विनम्रता के साथ इस मौके के ऊपर आप में से कई साथी जो आस पड़ोस से हैं, हमारे हमारे पास रहते हैं या अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, मैं विनम्रता के साथ इस मौके पर अपनी बात रखना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये जो आजादी का जो संग्राम देश का जो लड़ा गया, जिसमें असंख्य लोगों ने जो कुर्बानियां दी, इसमें बहुत बड़ा एक वैचारिक राजनीतिक संघर्ष अंदरूनी तौर पे भी रहा। वीरेंद्र, आप बोल रहे हो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आपकी आवाज इधर आ रही है। उसमें कई धाराएं रही आजादी के आंदोलन में, सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी नहीं, अनेकों तरह की धाराएं हैं, अनेकों लोग हैं जिन्होंने मिलकर के एक बहुत बड़ा एक मंथन ऐसा हुआ जिससे आजाद भारत की वो परिकल्पना विकसित हुई, एक भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और ये उद्देश्य का जिसके ऊपर हमने शपथ ली वो एक प्रारूप बना नए भारत। उसमें एक धारा जिसको हम कह सकते हैं क्रांतिकारियों की धारा, और वो भी एक नहीं है, अलग अलग राज्यों के स्तर पर, जिनका आज जिक्र नहीं कर सकते, बहुत ब्रीफ में रखना चाहता हूं। जो इनमें से अनेकों लोग जो इस देश के बाहर भी जा करके जिन्होंने संगठन बनाए, आजादी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उनमें से सबसे पहली एक पार्टी कांग्रेस के बाद जो बनी, उसका नाम था गदर पार्टी। 1913 के अंदर अमेरिका के अंदर बनी। भारत के ही मजदूर जो अमेरिका, कनाडा और विदेशों के अंदर जो जाके बसे थे, तो वहां जो बहुत बड़े विद्वान के नाम से जाने भी जाते लाला हरजात, वो उसके जनरल सेक्रेटरी बने, सोन सिंह भट्ट का प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के अंदर गदर पार्टी, गदर नाम इसलिए रखा कि 1857 की क्रांति का नाम गदर रखा था, तो कहा अगर वो गदर था तो हम गदर करेंगे, फिर से देश के अंदर गदर किया गया। वो भी आपको पता है कि आखिरकार क्या हुआ। वो सारी उनकी जितनी तैयारियां थी, 37 देशों में उन्होंने वॉलंटियर्स संपर्क कायम किए, पैसा चंदा इकट्ठा करके जहाज किराए पे हथियार इकट्ठे, तो जानकारियां प्रकाशित हुई, पकड़ी गई, वो बड़ी संख्या में वो लोग पकड़े गए, फांसियां दी गई, हजारों की तादाद के अंदर वो जेलों के अंदर डाले गए। उन्हीं में से एक नाम तो शहीद आजम भगत सिंह का सबसे बड़ा जो आदर्श था, हमेशा उसका फोटो रखते थे, प्रताप सिंह सराभात। आप भी जानते हैं, एक युवा जो फांसी के ऊपर उनको फांसी दी गई थी, वो गदर पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। ऐसे ही बंगाल के अंदर कई सारे क्रांतिकारी संगठन देश के स्तर पे,
ठीक है, जर्मनी में, अलग अलग देशों के स्तर के ऊपर वो, लेकिन इसी समय के ऊपर एक घटना दुनिया के अंदर घटित होती है और वो है रूस की क्रांति। और वो ऐसे समय पे होती है जब पूरी दुनिया में जंग चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। ये उपनिवेश स्थापित करने वाले देश, गुलाम बनाने वाले देश, उनके बीच में जंग है, कौन दुनिया को फतेह करे, कौन दुनिया के ऊपर ज्यादा कितना पड़ता। इस जंग के अंदर एक क्रांति होती है जिसमें नारा यही होता है, हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए, रोटी चाहिए। तो इस बात को देख करके रूस, जो दुनिया का उस समय का डार्क का रूस, ब्रिटेन के बाद भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, और वहां क्रांति होती है कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के अंदर। और पहली दफा दुनिया के इतिहास में एक तरफ चल रहा था देशों को गुलाम बनाने की होड़, और दूसरी तरफ मजदूरों की सत्ता, मेहनत का जनता की सत्ता कायम होती है। और वो पहली घोषणा करती है कि आज से जार के नीचे जितने गुलाम देश थे उनको आजाद किया था, उनको आजाद किया। और इसका पूरी दुनिया पर जो का है ना, बिजली की तरह जिसका असर पड़ता है कि भाई इतने बड़े साम्राज्य को आम आदमी ने कैसे पलट दिया और उन्होंने मुक्त किया है पूरी दुनिया। ये भारत के क्रांतिकारियों का भी असर पड़ा, वो रूस में पहुंचे और वहां से प्रेरणा लेकर के जो वहां की व्यवस्था थी उसके आधार पर वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अपने देश में कम्युनिस्टों का साहित्य तक प्रतिबंधित रहा, खुले रूप में पार्टी काम नहीं कर सकती। लेकिन वहां से जो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर, राजा प्रताप सिंह जो थे वो अलग से एक सरकार अफगानिस्तान के अंदर बनाई, महेंद्र प्रताप सिंह, उसमें और बहुत सारे मुजाहिदीन जो स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं वो उसके अंदर शामिल। क्या नाम था उनका, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बरकतुल्ला, वो उसके प्रधानमंत्री। अब ये सारे के सारे जो वहां की क्रांति से प्रभावित हैं, लेनिन से मिलते हैं, और ये इनमें से बड़े संख्या में लोग भारत आते हैं। और सबसे पहला मुकदमा जो बनता है इनके खिलाफ वो पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर का षड्यंत्र केस के नाम से वो जाना जाता है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर के मुजाहिदीन, क्रांतिकारी जो यहाँ देश के अंदर पे आ रहे हैं उनको पकड़ा जाता है और देशद्रोह का षड्यंत्र उनके ऊपर लगता है। ये लोग हैं जो शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी। पहला योगदान यह है कि जब पार्टी प्रतिबंधित है, खुल करके काम नहीं कर सकती है, कांग्रेस पार्टी उस समय पर एक पार्टी ना होकर के एक मंच था। कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम तरह के लोग काम करते थे, कम्युनिस्टों ने भी काम किया, सोशलिस्टों ने भी काम किया, कई तरह के दक्षिणपंथी लोग भी उसके अंदर थे जो काम करते। और वहां 1921 में पहली दफा कम्युनिस्टों की अपील पर जो वहां से भेजी गई थी उसके ऊपर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है पूर्ण स्वाधीनता का। अब तक पूर्ण स्वाधीनता की मांग नहीं उठी, सबसे पहली दफा मांग पूर्ण स्वाधीनता की उठी, वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उठी। और उसके साथ दूसरी बात और जिसको हम कहेंगे कि अब तक ये सवाल था देश को आजाद कराने का, अंग्रेजों से आजाद करवाया गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर, इवन गांधी जी के अंदर भी बहुत लंबे समय तक भी ये रहा कि हमारे आपस के मसले हम बाद में निपटेंगे। और ये सच्चाई प्रस्तापित है, बाकायदा इतिहासकारों की तरफ से है कि अलग अलग मजदूरों के, किसानों के संगठन बनाने के मामले के ऊपर गांधी जी का भी ऐतराज थे। उनका ये था कि ये जो मसले हैं, जैसे किसानों का जो शोषण स्थानीय जमींदार करते हैं, स्थानीय जो पूंजीपति उद्योगों के मालिक हमारे मजदूरों का शोषण करते हैं, तो इसके खिलाफ भी आंदोलन हो। तो ये था कि एक बार देश आजाद हो जाए बाद में देखें। लेकिन आजादी की सिर्फ इतनी ही तक नहीं है कि ये देश अंग्रेजों से आजाद। आजादी के मायने क्या हो, इसको लेकर के बाकायदा कम्युनिस्टों ने शुरुआत में सबसे पहले कहा
ये जो किसानों का, जो 1857 की क्रांति में भी सैनिकों के साथ सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन थी तो किसानों की थी, खेती पर आश्रित देश था, जिस तरह से बंदोबस्त किया गया था उसके तहत हमारे देश में बड़ी संख्या में अकाल में लोग मरते थे। और तुम्हें अचंभा होगा इस बात को जानने का कि 1921 का सेंसस, उस समय का मतगणना को अगर देखोगे, भारत की औसत आयु 21 साल रह गई थी। 21 साल। इतनी बड़ी तादाद में लोग मरते थे, भूख से, गरीबी से, अकाल से। इसकी मुक्ति के लिए ये दिया गया कि धन और धरती का बंटवारा होना चाहिए, जमीन जोतने वाले को मिलनी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, समानता का, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसी बात को भगत सिंह जैसे लोगों ने भी, उसके साथियों ने भी, आपको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम था उसका, चंद्रशेखर आजाद जिसके कमांडर, भगत सिंह ने बाकायदा उसके अंदर अपना संशोधन पेश करके भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करवाया, यानी कि समाजवाद लाना एक लक्ष्य के रूप में शामिल करवाया। और जितने भी ये आपके गदर पार्टी के क्रांतिकारी रहे, भगत सिंह के साथी रहे, काले पानी गए, काले पानी जाने वाले जितने लोग देश की आजादी में थे, 80% या तो जाने से पहले कम्युनिस्ट थे या जाने के बाद कम्युनिस्ट बने। 80% क्या पकड़ के साथ, 80% जिन लोगों ने काले, लेकिन माफी नहीं मांग सकते। इनके सावरकर, जिसको ये वीर कहते हैं, वो भी काले पानी गया था, वो भी एक बार क्रांतिकारियों के संपर्क में रहा था, उसने कुछ काम किए थे, लेकिन उसके बाद बाकायदा माफी मांग करके आया और अंग्रेजों के साथ उसने जो काम किया। तो देश की आजादी के अंदर अनेकों जितने संघर्ष खड़े हुए, ट्रेड यूनियंस के अंदर, मजदूरों के संगठन, विद्यार्थियों के संगठन, किसानों के, आपके रचनाकारों के, या अपने थिएटर के रचनाकारों के, इनके संगठन बनाए और हथियारबंद आंदोलन तक देश के स्तर के ऊपर बढ़े गए हैं। क्रांतिकारी स्थिति जो पैदा हुई है, जिसमें सबसे बड़ा अगर कहेंगे तो तेलंगाना का किसानों का आंदोलन है, जिसमें 3000 गांव हैदराबाद निजाम के खिलाफ बाकायदा लड़ाई लड़के लाल झंडे के नीचे 3000 गांवों को मुक्त करवाया था और जमीनें बांटी गई थी। 5 साल तक आजादी के बाद भी हमारी पार्टी पर प्रतिबंध रहा है। 40 से लेकर के हमारी 51 तक का वो संघर्ष चला है। इसी तरह से आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थिति थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, उस समय पूरे देश में जो आंदोलन उभर रहे थे, एक तरफ तेलंगाना का, पुन्नप्रवायरा केरल के अंदर बहुत बड़ा किसानों का संघर्ष, भागा का आंदोलन है, सुरमा वैली आसाम के आंदोलन है, अलग अलग जगह से ये आंदोलन खड़े हो रहे हैं। इसी समय के ऊपर रॉयल इंडियन नेवी वो बगावत करते, और बगावत करके वो सैनिक 3 झंडे हाथ में लेकर के चलते हैं। उसमें कांग्रेस का है तो उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी का और मुस्लिम लीग का। हमारी पार्टी में वो लोग शामिल हुए, मेजर जयपाल सिंह जैसे लोग, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान मेजर रहते हुए आर्मी में एक बहुत बड़े षड्यंत्र को, जो अंग्रेजों ने प्लान किया था, एक गुप्त षड्यंत्र जो तैयार किया गया था कि हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं की हत्या का, हथियार नीचे बांट करके लोगों का जब वो रैली करने जाए तो वहां पर उन हमला करवा दिया। इसको बाकायदा उनको जानकारी मिली, इसको एक्सपोज किया, और ये भी सुनकर क्या चंबा होगा कि उन्होंने वो खबर जब दी, कांग्रेस पार्टी को भी दी और लोगों को भी दिया, अकेली कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने अपने अखबार के अंदर उसको छापा, बाकी वो छापा नहीं। उनको पकड़ लिया गया, फोर्ट विलियम में रखा गया। फोर्ट विलियम, फोर्ट मतलब उसको तोड़ करके वो आए और वहां से तेलंगाना के किसानों को हथियारबंद ट्रेनिंग दी आजादी के आंदोलन। मेजर जयपाल और उनके साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी रहते हुए अनेकों कांग्रेस के लोग जो प्रगतिशील, आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो इस विचार को लेकर के हमारी पार्टी के सीपीआईएम के जो पहले दूसरे जनरल सेक्रेटरी बने, टीएमएस नबूद्दीपाल, आजाद भारत के पहले गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस के सेक्रेटरी थे। आपके पी सुंदरिया कांग्रेस पार्टी के अंदर थे,
हमारे उस समय के अनेकों ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी, क्योंकि कांग्रेस में भी काम कर रहे थे, ऐसे अनेकों लोग इस विचारधारा के साथ जुड़े हैं। तो अनेकों धाराओं से मिलकर के हिंदुस्तान के जो सबसे सच्चे सपूत, ईमानदारी से जिन्होंने अनेकों कुर्बानियां की हैं इस देश की आजादी के लिए, और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब अंग्रेजों को लगा, मैं आखिरी बात खत्म करने जा रहा हूं, कि इधर से किसान सशस्त्र संग्रह हो रहा है, नेवी बगावत कर रही है, एयरफोर्स, सिग्नल कॉर्प्स वो बगावत कर रही है, तो पूरा जब साम्राज्य हिलने लगा है, एक स्थिति पैदा हुई। उस समय अंग्रेजों का ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि अब और ज्यादा अगर देर होगी तो यहां पर भी रूस जैसी क्रांति हो सकती। तब एक सत्ता का हस्तांतरण होता है, सत्ता के बदलाव का समझौता किया जाता है देश के बंटवारे के साथ। एक बहुत बड़ा, ये भी एक ऐसा दर्दनाक एक अध्याय इतिहास में हमेशा रहेगा कि आजादी के साथ बंटवारा और दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी बेदखली, करीबन 2.5 करोड़ लोग इधर से उधर गए, और जिसमें शायद फिगर अभी तक तय नहीं, लेकिन 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक के लोगों के कत्ल करने का, मारे जाने का रिपोर्ट्स हैं। इससे बड़ी दर्दनाक कोई बात हो नहीं। एक तरफ आजादी का जश्न था और दूसरी तरफ ये मातम एक देश के साथ बना, लेकिन उसके बाद से भी आजाद भारत में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों ने इस देश में जनतंत्र की रक्षा में धर्मनिरपेक्षता के लिए, इसको एक जो हमारी उद्देशिका के अंदर जो लिखा गया, जो आजादी के आंदोलन के दौरान एक धारा तो थी यहाँ तक भी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य का, लेकिन दूसरी धारा ये भी थी जो भगत सिंह की, कम्युनिस्टों की, क्रांतिकारियों की थी कि असल में जब तक आदमी का आदमी के साथ समानता का व्यवहार ना हो, समानता का अधिकार सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी, वो एक समाजवादी व्यवस्था में ही जो संभव हो सकता है। इसके लिए भी आजाद भारत में कम्युनिस्टों ने बेशकीमती कुर्बानियां दी और बेहिचक होकर के हम कह सकते हैं हमारी पार्टी तो सीपीआईएम, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, जब बनी है तो 1964 के अंदर बनी, उसकी एक पृष्ठभूमि है 1962 की लड़ाई लड़ी गई भारत और चीन के बीच। हमारा एक वैचारिक संघर्ष पार्टी के अंदर है, लेकिन दाग उस समय पे पार्टी के ऊपर ये लगा था, जिन लोग जो इस विचार के थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, तो ये कहते थे कि ये 2 देश दुनिया के सबसे बड़े देश, पड़ोसी देश, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से, ये अगर आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा साम्राज्यवादियों को मिलेगा। हमें अपने आपसी मसले युद्ध से नहीं, बातचीत से हल करना। इस बात के आधार के ऊपर हमें चीन का एजेंट कहा गया, देशद्रोही कहा गया, हमारे नेताओं को जेलों में डाल दिया। तो सब के बावजूद ये है वो चीजें, यंत्रणाएं, जिन सब के बावजूद सीपीआईएम जेलों में रहते हुए हमारे नेता वो चुनाव जीते, लोगों के बीच में गए, आंदोलन खड़े किए और देश की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आप बने। 3 राज्यों के अंदर हमारी सरकारें भी बनी और सबसे पहले उस आजाद भारत में अगर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश में किसी राज्य में बनी तो वो केरल में बनी, जिसके कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे ईएमएस नंबूदिरी। उस सरकार को चलने नहीं दिया गया, गिरा दिया गया। सबसे प्रगतिशील प्रधानमंत्री उस समय के राज के भी दुनिया के, मैं कह सकता हूं सबसे प्रगतिशील प्रधानमंत्री हमारे देश के जो रहे नेहरू, उनके सरकार में रहते हुए भी उस सरकार को गिराया। क्या कसूर था? जो आजादी के आंदोलन में जो लक्ष्य तय किया गया था उसने सरकार ने वो लागू किया, जमीन जोतने वाले। केरल के अंदर भूमि सुधार लागू किया, बड़े बड़े जागीरदारों से जमीनी लेकर के बाकायदा भूमिहीन गरीब किसानों को बीच में बांटी गई और यही वो बुनियाद थी जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा पैदा होगी, खतरा पैदा हो गया और उसके लिए सरकार गिरा दी। लेकिन इसने बुनियाद का काम किया। आज भी कम्युनिस्टों की सरकार केरल में है, बनती रही है, दूसरी भी पार्टियों की रही है, लेकिन देश में आज केरल सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से अगर विकसित राज्य है तो
तो उसका योगदान कम्युनिस्टों का है। एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रांत जहां जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा गहरे तक थी, वहां आज जातिगत आधार के ऊपर उस तरह से भेदभाव की घटनाएं आपको नहीं मिलेंगी। कम से कम रहने बेघरबार आदमी नहीं मिलेगा, अनपढ़ नहीं मिलेगा। औसत आयु आज केरल में देश में सबसे ज्यादा, बाल मृत्यु दर सबसे कम है। उसकी वजह यह है कि लिमिटेड सीमित संसाधन होते हुए भी ये साधन किसके लिए? आपको मालूम है कि केरल में जमीन कम है, आदमी ज्यादा है, खेती बाड़ी के लिए कम है, उसके बावजूद सीमित संसाधनों का इस्तेमाल शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। गांव गांव आपको लाइब्रेरी मिलेगी, हर गांव में आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, हर आदमी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की स्वास्थ्य। दूसरी तीसरी बात मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे देश में चले जाओ, अनाज कम होता है लेकिन आपको ढाबे पर भी वहां पर खाना आपको अपेक्षाकृत सस्ता मिलेगा। राशन की व्यवस्था देश में सबसे बेहतर वहां उन्होंने कायम की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बहुत कायम की। इसलिए रहने को मकान, पीने को स्वच्छ पानी, पढ़ने का, स्वास्थ्य का, ये व्यवस्था की वजह से ही आज न सिर्फ भारत में बल्कि विकसित राष्ट्रों में से भी उनको मात देता हुआ केरल का आज सोशल डेवलपमेंट के सामाजिक विकास के मापदंड है। ये है कम्युनिस्टों का रोल। उसके बाद बंगाल में, त्रिपुरा में आज प्रचार, क्योंकि दुश्मन को पता है, कि शासकों को पता है कि ये कम्युनिस्टों का विकास का मतलब क्या है, कि ये तमाम अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो आज तो दौलत के जो पार लगे हैं एक तरफ, ये नहीं रहेंगे। कम्युनिस्टों की अगर ताकत बढ़ेगी कि हमारी कमाई है, गाड़ी कमाई जनता की है, और हम खुल करके कहते हैं, कोई छुपाते नहीं है, औरों की तरह नहीं कहते कि सबके लिए काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, ये कम्युनिस्ट कभी नहीं कहते। हम कहते हैं बाकायदा मजदूर, किसान, मेहनत कर जनता की हिमायत में काम करते हैं। और जिस दिन हमारी सत्ता होगी, और जहां हम आए हैं, होगी नहीं, जहां आए हैं, वह ऐलान के साथ कहते हैं कि बड़े बड़े जागीरदारों की जमीनें बांटी जाएंगी मुफ्त में बांटेंगे। जिन लोगों को दी जाएगी जमीनें, गरीब बेजमीनें, गरीब किसान, वे उनको बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी पैसे के मुफ्त में उसका वितरण होगा। और वो केरल में किया, बंगाल में किया, त्रिपुरा में किया है, वो पूरे देश में। साथी जो कहते हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि देश में ये जो आज मोनोपोली है, एकाधिकार जो पैदा हो गया, देश की तमाम सार्वजनिक संपदा को उनको दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट आएंगे, ये मोनोपोली खत्म करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करते हुए पूंजीपतियों की मोनोपोली को समाप्त किया जाएगा। जो कुछ प्राइवेटाइज किया जा चुका है अभी तक, जो सार्वजनिक था, जिसका निजीकरण किया गया, हम उसको फिर से वापस सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर लाएंगे। शिक्षा तमाम नागरिकों के लिए एक जैसी गुणवत्ता, बेहतर शिक्षा, इसके लिए हमारे देश की जीडीपी का कम से कम 6%, जो आज 3 भी नहीं है, 6% खर्च करने का ऐलान हम करते हैं। और जो केरल में स्वास्थ्य की व्यवस्था कायम की है, इसी तरह की पूरे देश में कायम की जा सकती। ये जो शिक्षा को आज जो व्यापार बना दिया गया है, ये निजीकरण करके जिस तरह से किया जा रहा है, इसको हम पूरे देश के अंदर सार्वजनिक शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, बेहतर शिक्षा, इसकी व्यवस्था, ये हमारा ऐलान है। और इसके तहत ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, वो किसानों के आंदोलन है, मजदूरों के हों, दलितों के हैं, आदिवासियों के हों, महिलाओं के हों, हर जगह काम करते हैं। और सरेआम हम कहते हैं कि इस देश के अंदर जात पात को हम मिटाना चाहते हैं। ये कोई हथियार से नहीं मिटेगी, इसकी जड़ काटनी पड़ेगी। और वो जड़ ये है कि जो सदियों तक जिनको संपत्तिहीन, भूमिहीन, शिक्षाहीन, अधिकारहीन जो रखा गया है, उनको वह अधिकार वास्तव में दिए जाएंगे, तभी कभी। तो इस तरह से
इन लक्ष्यों के लिए हम कार्यरत हैं और दुश्मन का कह लो, अखबार का, प्रचार तंत्र का, शासकों का हमेशा निशाने पर रहते हैं। हमारे को तमाम तरह के लांछन भी लगे हैं, देशद्रोही के भी सब तरह के लगे हैं। अब कोई इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। और साथ में ये भी है कि खुद मोदी जी भी कहते हैं बहुत खतरनाक विचारधारा है, बहुत खतरनाक, क्योंकि सपने में भी उसको भूत की तरह नजर आते हैं। और सब नेता खरीदे जा सकते हैं, उनको सीबीआई डरा सकती है, ईडी डरा सकती है, थोक में एमएलए खरीद करके सरकारें पलट सकती है, लेकिन कम्युनिस्टों के नेता ना ईडी से डरते, ना सीबीआई से डरते, ना उनकी खरीद हो सकती है। ये है अलग अलग एक राजनीति, इसलिए मोदी को जरूर खतरनाक है। और निश्चित तौर पर ये सांप्रदायिक राजनीति के लिए, शासक वर्गों की राजनीति के लिए है कम्युनिस्ट खतरा, और ये रहेगा। ये इस मौके के ऊपर हम दो साथी यहाँ बैठे हैं, फिर से आप आए संकल्प लें कि हमारे पुरखों ने, कम्युनिस्टों की पुरखों, हमारी जो क्रांतिकारी जो धारा रही है, वो इस देश के अंदर जो अपना, मुझे याद है जब हम विद्यार्थी थे उस समय के ऊपर हमारा एक साथी था, एसएफआई में काम करता था, आसाम के अंदर नारा लगा, आसामियों अली कुली बंगाली सब सुअर के पवाली, और जो नारा लगाने वाले थे वह पार्टी आज बीजेपी के साथ। हमने उस आसाम के अंदर हमारे कम्युनिस्टों ने अपनी गर्दनें कटाई। हमारा एक साथी का नाम वो मुझे याद, तालुकदार था, सिर्फ उससे उन्होंने ये कहा, बोल भारत मुर्दाबाद, आसाम जिंदाबाद। तो ये नारा नहीं लगाया तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो हम कहते थे हमारे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देश को नहीं बंटने देंगे। खालिस्तान के आंदोलन के खिलाफ सैकड़ों कम्युनिस्ट जिन्होंने अपने शहादतें दी, तो हमें इस बात का फक्र है, गर्व है, और इसी को विरासत को हमें आगे बढ़ाते हुए जो हमें अपनी उद्देशिका के अंदर गवर्नमेंट की तरह भी जो रखी है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति का ये संघर्ष जारी रखना है। इंकलाब।